ठीक है, तो हम लोगों का जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, सौम्या क्या आ गया था एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास? सी एच या फिर एच सी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, इसको यूज करते हुए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर n। एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई n। सी एच को n से मल्टीप्लाई करना होगा। n की वैल्यू कैसे निकलती है? n इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। जरा एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लो, सी एच के हिसाब से एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लो। आता है सौम्या निकालना एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट? रिप्लाई करो चैट पे। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकलेगा? सी एच है, कार्बन का एक आइटम, हाइड्रोजन का एक आइटम। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करो उसका एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एक ही आइटम है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। कार्बन का एक आइटम है तो 1 को एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 1 + 12 यानी कि 13। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट हो जाएगा 13। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया होता है, कितना है मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ? 78 AMU। 78/13 n होता है 78/13, जिसकी वैल्यू आएगी निकल के 6। ये बन जाएगा सी एच को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, C6H6। सौम्या को स्टेप्स क्लियर है क्या? इस स्टेप में कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसके बाद तनिषा का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार सौम्या बता दो, कोई डाउट है इसके बीच में कहीं पर, इस स्टेप में? क्लियर है? अब तनिषा का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तनिषा का। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तनिषा पूछ रही है कि कैसे पता चलेगा C6H6 है H6 C6H6 और H6C6, ये कैसे पता करेंगे हम लोग? तो तनिषा एक्चुअली ये दोनों चीजें सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के टाइम तुम किसको पहले लिखते हो उसको फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस कुछ कॉमनली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन तरीके से बोलने का है तो उसका आदत हो जाती है वैसे बोलने का। वाटर को H2O बोलने का आदत हम लोग को हुआ रहता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा H2O बोलते हैं वाटर को। अमोनिया को NH3 बोलने का आदत होता है, तो कभी उसको H3N लिखने में अजीब लगता है। ये एक पॉइंट है, बट दोनों है सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है। आंसर में जैसे MCQ रहेगा तुम्हारे पास, तो MCQ में अगर दोनों लिखा है तो बोथ का ऑप्शन रहेगा, तो बोथ होगा, दोनों का आंसर सेम है। C6H6 या फिर H6C6 दोनों सेम होता है। ओके तनिषा, दोनों में से कोई एक दिया तो वो आंसर करेक्ट कर लोगे? बिल्कुल लिख सकते हैं मुझे, वो भी सेम होता है। ठीक है ना, एलिमेंट के नाम का ऑर्डर चेंज करने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। बस कुछ खास तरीके से बोलने का हम लोग को आदत होता है, तो उस टाइम हम लोग कुछ अलग तरीके से देख के हमें लगता है कि ये कुछ गलत हो गया है, लेकिन वो भी सही रहता है। ठीक है, H2O कहीं पे OH2 लिखेंगे तब भी सेम ही रहेगा, वो वाटर ही रहेगा। बस हाँ, देख झलक में देख के समझ नहीं आया कि वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, H3N तो बहुत बार लिखते हैं, अमोनिया को H3N बहुत बार लिख देते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर? इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर डाउट नहीं है तो। अर्शुल, अगर दोनों ऑप्शन में दिया होगा तो साथ में एक और ऑप्शन भी दिया होगा कि ऑल ऑफ द अबव या बोथ ऑफ दीज दिया होगा, फिर बोथ ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा। सौम्या 78 क्वेश्चन में दिया हुआ था वैल्यू, वो आया नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से देखो सौम्या, क्या लिखा है क्वेश्चन में? हाइड्रोकार्बन इसका मॉलिक्यूलर मास 78 AMU होगा, उसको सॉल्व करना था।
ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा मॉलिक्यूलर मास, वो तुम निकाल नहीं सकते हो। हाँ सौम्या, फॉर्मेलिटी। एएमयू ग्राम से फर्क नहीं पड़ता, उसके वैल्यू को देखना होता है। ठीक है, एएमयू और ग्राम से फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू को देखना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक क्वेश्चन में कार्बन हाइड्रोजन वगैरह दे रखा है तुम्हारे पास गिवन। कार्बन का परसेंटेज से 54.54%, हाइड्रोजन 9.09%, ऑक्सीजन 36.36%, और यहाँ पे वेपर डेंसिटी दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये ट्विस्ट हो सकता है, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट की जगह वेपर डेंसिटी दे सकते हैं। तो एक रिलेशन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेशन है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जिसको मॉलिक्यूलर वेट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। दैट इज इक्वल टू 2 times वेपर डेंसिटी। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो वेपर मॉलिक्यूलर वेट की जो वैल्यू होती है वो 2 times वेपर डेंसिटी होती है। वेपर डेंसिटी का डबल होता है। तो क्वेश्चन में अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, दैट इज 2 times वेपर डेंसिटी, और वो करने के बाद फिर फर्दर सॉल्व करोगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में वो लोग वेपर डेंसिटी देते हैं इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको डबल करना होगा। तो वेपर डेंसिटी 44 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा क्वेश्चन के लिए? अगर वेपर डेंसिटी 44 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2 times 44। उसकी वैल्यू तुम्हें 88 यूज करना है। ठीक है, और फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कोई और मॉलिक्यूलर मास नहीं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 2 times वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। फिर सेम वैल्यू को हर जगह हम लोग यूज कर लेते हैं, बट फॉर्मूला में एक्चुअली होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 2 times वेपर डेंसिटी। तो इन केस अगर वो कंफ्यूज करते हैं एमसीक्यू में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लिख के, तो पूरा कॉन्फिडेंट रहना कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वाला ऑप्शन को टिक मारना। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 2 times वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसी वैल्यू को हम लोग एक सिंपल मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू की तरह यूज कर लेते हैं, जो 88 यहाँ पे यूज करना है। करो जरा एक बार सॉल्व करो इसको, फिर बताता हूँ वेपर डेंसिटी के बारे में और कुछ बातें। शायद मैंने उसका स्लाइड उसने कॉपी नहीं किया होगा, वेपर डेंसिटी वाला। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ फिर से इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। कार्बन का गिवन है परसेंटेज 54.54%, हाइड्रोजन 9.09%, ऑक्सीजन 36.36%, वेपर डेंसिटी 44, वेपर डेंसिटी इज 44। तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 times वेपर डेंसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग यूज कर लो। श्रियाना क्या समझना है बता दो, कहाँ पे प्रॉब्लम है श्रियाना? सर ये चीज़ दोबारा से समझा दीजिए ना, आपका बीच में आवाज़ कट रहा था तो इसलिए क्लियर नहीं था। अच्छा, तो ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट को लिख लो। अभी आवाज आ रहा है श्रियाना? हाँ सर, अभी क्लियर है। ठीक है, तो लिखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, relative molecular mass is 2 times vapor density, relative molecular mass is 2 times vapor density। तो अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन होगा, वीडी लिखा होगा वेपर डेंसिटी, तो उसका डबल करने से मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी का डबल होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बस ये छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। वेपर सर तो इसका मतलब कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। उसकी वैल्यू सेम रहती है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वो सेम मेंटेन रहता है। अगर 88 है ना, तो वो 88 ग्राम्स होगा, 88 एएमयू होगा। वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, यूनिट्स चेंज हो सकता है बट वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
वो विदाउट यूनिट होता है फॉर्मूला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास विदाउट एनी यूनिट दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, बिकॉज वेपर डेंसिटी जो होता है ना वो एक रेशियो होता है, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता हमारे पास, वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस, वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस, इसलिए हम लोग सिर्फ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को लिख सकते हैं 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, कभी भी हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास को नहीं लिख सकते हैं, तो ग्राम तो हमें अलग से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सर तो फिर इसका मतलब कि सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, ऐसे दोनों इक्वल नहीं है? अब दोनों इक्वल नहीं है, बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जो नंबर वाइज जो नंबर आ रहा है वो नंबर सेम है, बट उसका एक्चुअल में डिफरेंट है वो। इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने बहुत बारी एग्जांपल तुम्हें दे रखा होगा कि अगर इन केस ऐसा है कि एक चौक है, एक सिंगल चौक का जो मास है दैट इज मान लो 5 ग्राम्स, एक सिंगल चौक का मास 5 ग्राम्स, क्या बोला मैंने, एक सिंगल चौक का मास कितना, 5 ग्राम्स, मार्कर काम कर रहा है, एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशन होता है वो समझना अगर चाहोगे तो शॉर्ट में बस एक लाइन से समझ लो उसको। सर आप लिख रहे हैं कुछ अभी? लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पेन चल नहीं रहा है ढंग से, ठीक है, जो डिजिटल वाला पेन है ना ये प्रॉपरली कई बार धोखा देता रहता है, चलाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। हाँ 1.98 को 2 अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, कहीं कैलकुलेशन में अगर 1.98 आएगा तो उसको 2 मान सकते हो। तो हम ये बोल रहे थे कि अगर तुमको ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट में रिलेशन समझना है, अगर एक तो अब जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी सिलेबस के हिसाब से जरूरत नहीं है समझने का, बट इनकेस अगर थोड़ा समझना चाहते हो इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, मान लो कि एक चौक का मास कितना है, मान लिया कि एक अकेला चौक का मास 5 ग्राम्स है, और एक बॉक्स ऑफ चौक है, एक बॉक्स ऑफ चौक है, उसका मास मान लो 5 kg है। अकेले वन चौक का मास कितना है, 5 ग्राम्स, वन बॉक्स ऑफ चौक का मास कितना है, 5 kg, तो उसके अंदर नंबर ऑफ चौक्स कितना आ जाएगा, बताओ, उसके अंदर नंबर ऑफ चौक्स कितना आ जाएगा, 1000 चौक्स आ जाएंगे उसके अंदर। बस यही होता है मॉलिक्यूल के साथ, कुछ ऐसा ही होता है मॉलिक्यूल के साथ। क्या होता है मॉलिक्यूल के साथ, अकेला मॉलिक्यूल, अगर वन मॉलिक्यूल का मास, मतलब वाटर का एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर वाटर का एग्जांपल लेंगे तो वन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 आता है वैल्यू उसका, लेकिन वो 18 AMU होता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट, अकेला मॉलिक्यूल का मास। बट जब वन पैकेट ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है, वन पैकेट ऑफ मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका मास हो जाता है 18 ग्राम्स, इसको बोल देते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब पैकेट का होता है उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक नहीं रहता, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। और अकेले मॉलिक्यूल का मास होता है तो उसको AMU बोलते हैं, बट दोनों की वैल्यू सेम आती है, दोनों 18 रहता है, एक सिंगल एक मॉलिक्यूल का मास है, एक पैकेट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है, तो ये इनका रिलेशन है आपस में। सर तो इसका मतलब कि ये जो चौक वाला एग्जाम्पल था उसमें 5 ग्राम इज 5 AMU और 5 kg इज 85 ग्राम। यस, वैसा ही कुछ सिमिलर सा बात है, 5 ग्राम इज बिहेविंग लाइक 5 AMU एंड 5 kg इज बिहेविंग लाइक 5 ग्राम्स। इसको बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो अकेले का मास होता है वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास टाइप का होता है, और इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि ग्राम यूनिट्स में प्रेजेंट करते हैं हम लोग। सिमिलैरिटी मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ऐसा ही कुछ रिलेशन है उनका, एग्जैक्टली सेम नहीं बट सिमिलर ऐसा ही है, कुछ हद तक क्लियर हुआ। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा। अब जैसे न्यूमेरिकल जो हमारा सिलेबस अभी है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे लिए सफिशिएंट है, हमें मतलब नहीं है AMU ग्राम के चक्कर में कंफ्यूज होने का, उसके बिना सिर्फ वैल्यू से काम कर लो, ठीक है, हाँ या नहीं। यस सर। पहला स्टेप क्या करना है हमेशा,
वेपर डेंसिटी जब भी क्वेश्चन में दे दिया, वेपर डेंसिटी आप सिलेबस में और कुछ कर नहीं सकते इसका, हम लोग बस एक ही काम कर सकते हैं इसके साथ। क्या कर सकते हैं? सीधे लिखेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, बस इसका काम खत्म हो गया। मॉलिक्यूलर मास निकालिए, वेपर डेंसिटी का काम खत्म हो गया, इसको हटा दो, उसको भूल जाओ फिर। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया 88, इसका काम खत्म हो गया, अब इसको कोई लेना देना नहीं है इससे हम लोग। बाकी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। यहाँ पे रो कितने, कॉलम कितने बनेंगे? जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा? बताओ इसमें रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा? हर्षुल यानी हर्ष आनंद का आंसर अलग आया है, बाकी सबका आंसर एक जैसा आया है। हर्ष अपना आंसर दोबारा चेक करना। हर्ष अपना आंसर दोबारा चेक करना, बाकियों का आंसर एक जैसा है, तुम्हारा आंसर डिफरेंट है। तनिषा का आंसर ठीक है। मुझे लगता है हर्ष ने वो n का फैक्टर गलत निकाला है, ऐसा देख के लग रहा है कि शायद हर्ष ने n का फैक्टर गलत निकाला है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देखना एक बार जरा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉलम्स आएंगे 5, रोज आएंगे 4। 4 रोज क्यों बनाना है? बिकॉज एलिमेंट 3 है। अगर 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो कॉलम्स अपने आप बन जाएंगे तुम्हारे पास। कॉलम तो 5 ही रहेंगे, रोज 4 रखने पड़ेंगे। मुदित का आंसर बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही गलत आंसर है मुदित तुम्हारा। एक बार दोबारा देखो मुदित। मुदित कुछ खतरनाक ही कैलकुलेशन करता है हमेशा। बाकी लोग का आंसर आ गया 1, मतलब 1.52। मुदित का आंसर आएगा 2022। एक बड़ा ही आंसर निकाल के आता है मुदित। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ये 3 कॉलम इस तरीके से, ये 5 कॉलम्स बन जाएगा। एलिमेंट कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज कितना कितना है? 54.54, 36.36, और ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन का 36.36 है। हाइड्रोजन का कुछ कम है, हाइड्रोजन का 9.09 है। हाइड्रोजन 9.09, ऑक्सीजन 36.36। एटॉमिक मासेस 12, 1, 16, 12, 1, 16। आकृति का आंसर भी ठीक है। एटॉमिक रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? 54.54 डिवाइडेड बाई 12। हर्ष बताना क्या वैल्यू आया था तुम्हारा इसको डिवाइड करने के बाद? सर 4। इसकी वैल्यू 4 आ रही है। 9.09 अपॉन 1, ये कितना आ रहा है? सर ये तो 9.09 ही आ रहा है। 4 में तुम कुछ गलत निकालो, 4 कैसे रहेगा? 12 4 से तो 48 होता है ना, उससे बड़ा वैल्यू दिख रहा है ये। 4 पॉइंट कुछ अच्छा खासा सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगा 4 पॉइंट के बाद भी। 4 पॉइंट देखना कितना आ रहा है, पॉइंट्स में जाओ। बिकॉज 48 से काफी बड़ा है ये, 6 मतलब 4.5 से भी बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, 4.5 से भी बड़ा वैल्यू होगा ये। और लास्ट वैल्यू क्या होगा? 36.36 अपॉन 16। बताना क्या वैल्यूज आ रहा है डिवाइड करने पे? सर 2.2। 2.2 या 2.02, क्या बोलते हो? थर्टी 36.36 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे एक बार तो 2 पॉइंट आ जाए। अच्छा 2.2 आ रहा है, 2.27 आ रहा है लगभग। 2.27 तो क्लोज टू 2.3 जैसा हो गया वैल्यू। और 54.54 डिवाइड बाई
4.54 डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू 4.54 आ रहा है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है तुमको, जिसे सबको डिवाइड करना पड़ेगा? मान लो 2.3। 2.27 ही रख लो उसको, बिकॉज 2 डेसिमल प्लेस पे सबको सॉल्व करें तो 2.27 ही रख लेते हैं। जितना डेसिमल प्लेस सबको सेम रखेंगे, कि 2 डेसिमल प्लेस यूज करें उसको 2.27 रख लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया इन तीनों में से? स्मॉलेस्ट नंबर 2.27 इज द स्मॉलेस्ट। तीनों को इससे डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 4.54 अपॉन 2.27। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। 2.27 का डबल करेंगे तो 4.54 मिलेगा। 9.09 अपॉन 2.27, एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये 9.09 डिवाइडेड बाई 2.27, ये आ रहा है 4.00। उसके बाद कुछ आ रहा है 4.00 आ रहा है बेसिकली। नेक्स्ट वैल्यू है 2.27 डिवाइड बाई 2.27, ये कितना आएगा? 1। तो रेशियो क्या बन गया? 2:4:1, मतलब C2H4O1। कार्बन के 2 एटम के हिसाब से हाइड्रोजन का 4 एटम होना चाहिए, ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए। ये जो आंसर निकला, ये कौन सा आंसर है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला है ये? C2H4O जो निकला, ये कौन सा फॉर्मूला निकला? बोलना, चैट पे लिख के भेजना। जब भी निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन से जो फॉर्मूला निकालते हैं वो हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये निकलता है हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए n निकालना पड़ेगा। n क्या होगा? n इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। n का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। निकालो जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आता है। इसमें तुम लोग खुद से निकालो, मेरा हेल्प नहीं रहेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट की वैल्यू कैलकुलेट करो। स्पेशली जो लोग अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं उन लोगों का आंसर आना चाहिए इस पे। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट की वैल्यू कितनी आएगी? जो लोग थोड़ा कम एक्टिव हैं आज क्लास में वो लोग रिस्पॉन्ड करो। कैसे निकलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट? कार्बन में कितने एटम्स हैं? गुड तनिषा। कार्बन के 2 एटम्स 12 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अक्षिता करेक्ट है, मुदित का भी करेक्ट है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 16। नंबर ऑफ एटम्स को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो निकलेगा 24 प्लस 4 28 प्लस 16 44। तो ये हो जाएगा 88 अपॉन 44। 88 यहाँ से निकला 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, 88 आ चुका था मॉलिक्यूलर मास, उसको यूज कर रहे हैं अपॉन 44। n की वैल्यू हो गई 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। C4H8O2 2 से मल्टीप्लाई करना है ना मुदित? लास्ट वाले क्यों छोड़ दिया? हाँ मुदित, ओ ने क्या गुनाह किया था? ओ को छोड़ दिया अकेले। C4H8O2 भूल गए, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये हो जाएगा C4H8O2। बतलाओ सब ठीक है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? अभी किसी क्लास तो नहीं है ना? 8:11 हो चुका है, वरना किसी क्लास छूट जाए। कोई कंप्यूटर क्लास आज किसी का नहीं है? कुछ आखिर का क्लास रहता नहीं, सबसे पहले नो सर लिख के भेजता है। तेरा रहता है कब है क्लास जो तुम नो सर लिखता है?
जब पूछेंगे ना कि 8 बजे क्लास है कि नहीं, सबसे पहले कुशागर का आंसर आएगा नो सर। और अपराजिता का आंसर आएगा आज के लिए इतना ही। बस अब खत्म कीजिए क्लास, आज ही सारा पढ़िएगा क्या? तो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ओके। कुछ क्वेश्चन की वैरायटी देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन की वैरायटी देख लेते हैं, ठीक है ना? अगर मैंने रखा होगा, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस रखे हैं डिस्कस करने के लिए। अगर क्वेश्चन होगा डिस्कस करने के लिए तो मैं उसका हिंट दे दूंगा कि हिंट क्या क्या है उस क्वेश्चन के अंदर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और तुम लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि एक्सरसाइज 5 पॉइंट नहीं, एक्सरसाइज 5C है ना, एक्सरसाइज 5C बुक में, वो उसको ट्राई करना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व कर लोगे अगर जरूरत हुआ तो। लेड का एटॉमिक मास नोट कर लो, एटॉमिक मास ऑफ लेड, तुम्हारी बुक में क्वेश्चन है ये वाला सेलिना में, बट लेड का एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। एटॉमिक मास ऑफ लेड इज 207.2। अगर ये पता होगा तो सिंपली सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो लेड का एटॉमिक मास यूज करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख, इतना ही था क्या आज की क्लास में? चलो फिर ठीक है, थैंक यू। आज मैंने ट्विस्टेड क्वेश्चन रखा नहीं है मतलब डिस्कस करने के लिए, कभी क्लास के बीच में किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं एक टॉपिक करना चाह रहा हूँ जल्दी ही, एनालिटिकल केमिस्ट्री। वो कब करना चाहोगे डिस्कस? एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लास कब रख ले? कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है।